2019 को 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश और जोड़ दिए गए। कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कहाँ से? दिल्ली और पुडुचेरी से संबंधित प्रावधान किए गए। तो क्या प्रावधान थे? दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर बनाई गई विधानसभा। पुडुचेरी का कहाँ पर है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी? दोस्तों मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत है आप सभी का पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम रेल में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं संघ शासित क्षेत्र के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में। बच्चा आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं और भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से 6 भाग हम पूरे पढ़ चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान का 7वें नंबर का जो भाग है, यानी कि भारतीय संविधान का 7वां भाग, वो क्या हो चुका है? निरस्त हो चुका है। 7वें भाग को बिल्कुल कैंसिल आउट कर चुके हैं, तो उसको हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। बस आप ध्यान रखेंगे कि भाग 7 क्या हो गया है? निरस्त हो गया है, कैंसिल हो गया है। ठीक है, भाग 7 क्या हुआ है? निरस्त हुआ है, कैंसिल हुआ है, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाग 8 के बारे में, और ये जो भाग 8 है इसके अंदर क्या बताया है? संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया है। इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो सब बातें जानेंगे, और साथ ही ये भी समझ लीजिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत संघ शासित क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर आपका 239 से आर्टिकल 242 तक जो भी बातचीत है वो किसके बारे में है? संघ शासित क्षेत्र के बारे में। हालांकि आर्टिकल नंबर 242 अभी निरस्त हो चुका है। आर्टिकल नंबर 242 भी क्या हुआ है? निरस्त हो चुका है। तो इसके स्थान पर या इससे पहले कौन सा पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 241। तो आर्टिकल 239 से 241 तक की जो बातचीत है उसके बारे में या उसमें क्या बताया है? संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बच्चे आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय संविधान के तहत जो प्रावधान या जो प्रोविजंस हमारे आर्टिकल्स में किए गए हैं संघ शासित क्षेत्र के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, वो सभी आपके एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। 101% आपको समझ में आ जाएगा। पूरा सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे ये चीज़ सिंपल सी ये पूछना चाहूँगा कि सबसे शुरुआत में अगर हम कहें लगभग 2018 में हमारे पास या 2019 में अगस्त से पहले हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश कितने थे या यूनियन टेरिटरी कितनी थी? तो बच्चे ध्यान रखेंगे, तब आंसर बनेगा कितनी? 7। हमारे पास 2019 में 7 यूनियन टेरिटरी या 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर को क्या मिला हुआ था? एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, और उस विशेष राज्य के दर्जे के संबंध में या उसको समाप्त करने के संबंध में 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने एक साधारण बिल पेश किया, एक जनरल सा ऑर्डिनेंस पेश किया, और उसी के तहत विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद आप जानते हैं कि इसको लागू किया गया 31 अक्टूबर 2019 से। और जब 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वहाँ से समाप्त किया गया, तब उसको क्या बना दिया गया? तो बच्चा ध्यान रखेंगे, उसको बना दिया गया जम्मू को बना दिया गया क्या? जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और साथ में उसी का एक हिस्सा जिसको लद्दाख नाम से जानते हैं, उस लद्दाख को भी क्या बना दिया? अगला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो मतलब शुरुआत में हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कितने यूनियन टेरिटरी थी? तो 7 यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन इसमें 2 और ऐड कर दी गई। किस तिथि को? तो ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को 2019 को 2 यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश और जोड़ दिए गए। कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये टोटल कितने हो गए? अब ये 9 हो चुके थे। लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अगले ही वर्ष 2020 में 26 जनवरी को 2020 में हमारे पास 2 अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादर नगर हवेली और दूसरा था दमन और दीव। तो दमन और दीव को और दादर नगर हवेली को, इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बना दिया गया एक। मतलब अब ये जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास हैं, अब ये 9 ना रह कर कितने रह गए, ये 8 रह गए, क्योंकि इसमें एक हमने मर्ज कर दिया। कौन सा? दादर नगर हवेली ये अलग, दमन और दीव ये अलग, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया, एक कर दिया। तो अभी हमारे पास कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 26 जनवरी 2020 के बाद आफ्टर 26 जनवरी ऑफ 2020 वो कितने हैं? तो बच्चा ध्यान रखेंगे, वो हैं 8। मतलब हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? आपके सामने लिखे हुए हैं दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन व दीव। ये पूरा एक हो गया। तो ये कौन सा हो गया? चौथा ये हो गया चंडीगढ़, 5वां, 6ठा लक्षद्वीप, 7वां जम्मू कश्मीर और 8वां कौन सा हुआ? लद्दाख। तो ये हमारे पास क्या बन गए? हमारे यूनियन टेरिटरी बन गए, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? अब हमें समझने हैं आर्टिकल्स या अनुच्छेद। तो आर्टिकल नंबर 239, सबसे ही पहले 239 को आप समझेंगे। 239 में आपको क्या बताया है? आर्टिकल नंबर 239 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश का या संघ शासित प्रदेश का शासन प्रशासन चलाया जाएगा। बात समझ में आई? मतलब कहने का यह है कि संघ शासित प्रदेश, संघ शासित का मतलब ही क्या है? शासन किसके द्वारा? संघ के द्वारा। वो क्षेत्र, वो प्रदेश जहाँ पर संघ का शासन चलता हो क्या कहलाएंगे? संघ शासित क्षेत्र कहलाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश भी आप इनको कह सकते हैं। तो आर्टिकल 239 में पता चला कि यूनियन टेरिटरी पर राष्ट्रपति क्या चलाएंगे? प्रशासन चलाएंगे। राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। यूनियन टेरिटरी पर क्या होगा? राष्ट्रपति का प्रशासन होगा। इस बात का पता चलता है हमें आर्टिकल नंबर 239 से। और आर्टिकल 239 का ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में भी कोई बात हमसे बताई गई है और दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि प्रशासन चलाएंगे तो कौन? भारत के राष्ट्रपति। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा किसी एक व्यक्ति को, और जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? तो बच्चा याद रखेंगे, उसको कहा जाएगा प्रशासक या फिर उपराज्यपाल। तो कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाएगा, जिसको क्या कहेंगे? या तो प्रशासक कहेंगे या फिर उपराज्यपाल तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, जो राष्ट्रपति का ही होगा। जो डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करेगा? राष्ट्रपति को। उसको हमने क्या नाम दिया? प्रशासक या फिर उपराज्यपाल। आप सभी जानते हैं कि जब हम भाग 6 पढ़ रहे थे, राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, तभी मैंने आपको बताया था किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है या किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो वो राज्य का करता है, राष्ट्रपति केंद्र का करता है। अब यहाँ पर जो केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनका कौन प्रतिनिधित्व करेगा? तो वो कौन करेगा? प्रशासक या फिर उपराज्यपाल। और यही प्रशासक या उपराज्यपाल डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे किसको? राष्ट्रपति महोदय को। और ध्यान रखिएगा कि कहीं पर तो इसको प्रशासक और कहीं पर क्या कहा जाएगा? उपराज्यपाल। तो बहुत ध्यान से समझें, कहाँ पर इसको उपराज्यपाल कहा जाएगा? एक दिल्ली में, दिल्ली का जो प्रतिनिधित्व है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उपराज्यपाल कहते हैं। पुडुचेरी का, ये भी उपराज्यपाल। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का, यहाँ भी उपराज्यपाल। दादर नगर हवेली और दमन व दीव, यहाँ पर होता है कौन? प्रशासक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन होता है? प्रशासक होता है। ठीक। चंडीगढ़ में भी कौन है? प्रशासक है। लक्षद्वीप में भी कौन है? प्रशासक है। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो यहाँ पर बच्चा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर है उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर में कौन है? उपराज्यपाल। और जबकि लक्षद्वीप लद्दाख में कौन है? तो लद्दाख में कौन है बेटा? प्रशासक है। लद्दाख में कौन है? प्रशासक है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, 4 केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कौन है? उपराज्यपाल है। दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
और जम्मू कश्मीर। बाकी में क्या है, कौन है, प्रशासक हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझ में आए 239 में। लेकिन बच्चा याद रखेंगे कि 1991 यानी कि सन 1991 में भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ, एक अमेंडमेंट हुआ। और वो अमेंडमेंट कब हुआ, 1991 में। कौन से नंबर का हुआ, 69 नंबर का, 69वें नंबर का अमेंडमेंट या संशोधन हुआ। और उस संशोधन में क्या किया गया, तो बच्चा ध्यान रखें, 1991 के इस संशोधन में 2 नए आर्टिकल या 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। किसमें, अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद या 2 नए अनुच्छेद जोड़े। किसमें जोड़े किसमें जोड़े गए, किसमें, अनुच्छेद नंबर 239 में, अनुच्छेद 239 में। तो अनुच्छेद 239 में 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। कौन कौन से, अनुच्छेद नंबर यानी कि आर्टिकल नंबर 239 का ए और आर्टिकल नंबर 239 का बी। अब सर इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर या दोनों अनुच्छेदों में आपसे क्या बताया गया है, तो बेटा ध्यान से समझेंगे। दोनों ही अनुच्छेद ये कब जोड़े गए, 69वें संविधान संशोधन के तहत 1991 में जोड़े गए, 1991 में जोड़े गए। इनके अंदर क्या प्रावधान किए गए, तो ध्यान रखिए, इनके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी से संबंधित, कहाँ से, दिल्ली और पुडुचेरी से संबंधित प्रावधान किए गए। तो क्या प्रावधान थे, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर बनाई गई विधानसभा। क्या बनाई गई, विधानसभा। मतलब कहने का यह है कि अब दिल्ली के अंदर भी क्या रहेगी, विधानसभा रहेगी, जिस प्रकार से राज्य में होती है। और पुडुचेरी में भी क्या रहेगी, विधानसभा रहेगी, जिस प्रकार से राज्य में होती है। दिल्ली की विधानसभा में 70 सदस्य या 17 मतलब 70 सदस्य, हिंदी में इसको प्योर हिंदी में कहें तो 70 सदस्य इसमें नियुक्त किए जाएंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और 30 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे पुडुचेरी में। तो यहाँ पर 2 जगह या 2 स्थान, 2 दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर बना दी गई नई विधानसभाएं और उनके अंदर नियुक्त कर दिए गए 70 और 30 सदस्य। कौन से अमेंडमेंट में, 69 नंबर के 1991 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है 239 का ए। इसके बाद 239 का बी, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ 239 के वी में, तो बच्चा याद रखेंगे 239 के वी में दिल्ली और पुडुचेरी के लिए, या यूँ कह सकते हैं दिल्ली व पुडुचेरी के उपराज्यपाल को क्या किया गया, दिल्ली व पुडुचेरी के उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब यहाँ पर बात समझने की यह है कि अध्यादेश क्या होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तभी आपको ये समझ में नहीं आई होगी अध्यादेश क्या होता है। बाकी अगर आप पॉलिटी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो अध्यादेश में पहले कई बार आपको बता चुका हूँ कि अध्यादेश क्या होता है। हालांकि अभी भी बताऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। फटाफट से आपको जो काम करने का है वो कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सकता है उतना करें आप शेयर, ठीक है। तो उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी। अध्यादेश क्या होता है बच्चा ध्यान से समझेंगे। जब सदन के अंदर, किस सदन के अंदर, चाहे वो राज्य के विधानसभा हो या विधानसभा के सदन हो, या आप कह सकते हैं विधानमंडल के सदन हो, विधानसभा और विधान परिषद, 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। अब या फिर चाहे वो हमारा संघ का सदन हो या फिर दिल्ली और पुडुचेरी का सदन हो, बात समझ में आई। तो सदन के अंदर यदि सत्र ना चल रहा हो, क्या ना चल रहा हो, सत्र ना चल रहा हो, सेशन ना चल रहा हो, जिस समय बैठकें ना चल रही हों किनकी, सब सदन के सदस्यों की, उस समय यदि कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो संघ में राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को और इन केंद्र शासित प्रदेशों में किसको, उपराज्यपाल को। इस बात की शक्ति है, इस बात की पावर है कि वह क्या कर सकते हैं, तत्काल प्रभाव से एक कानून बना सकते हैं जो जनता के हित में हो। लेकिन वो कानून क्या कहलाएगा, अभी तो अध्यादेश कहलाएगा। तो बात समझ में आई आपको कि दिल्ली व पुडुचेरी के अंदर
इमिडिएटली अगर कानून बनाना पड़ जाए तो वही क्या कहलाएगा, अध्यादेश कहलाएगा। तो आर्टिकल 239 के बी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई किसको, दिल्ली व पुडुचेरी के उपराज्यपाल को। और यहाँ पर समझिएगा कि अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है। तो बेटा ध्यान रखें कि 2 सत्र यानी कि पहला सत्र और दूसरा सत्र, इन दोनों सत्रों के बीच में अधिकतम जो गैप हो सकता है वो 6 मंथ का या 6 महीने का हो सकता है। और एक सत्र लगने के बाद, यानी कि मान लीजिए अभी कोई सत्र समाप्त हुआ, क्या बन गया, अध्यादेश बनाना पड़ा, अध्यादेश बना दिया, अब नया सत्र 6 महीने बाद आ रहा है, तो 6 महीने तक तो अध्यादेश रहेगा ही रहेगा। अब 6 महीने के बाद नया सत्र जो आया, किसी वजह से नया सत्र जो आया 6 माह के बाद, अब उस अध्यादेश के ऊपर इस नए सत्र में क्या चलेगी, बहस चलेगी। और बहस कितने समय तक चलेगी, क्यों चलेगी, वो जान लीजिए। इसलिए चलेगी क्योंकि अब ये जो अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय ने बनाया था, क्या ये जनता के हित में सदस्यों के द्वारा, या सदस्य जो सदन के सदस्य हैं, क्या वो इस बात को मानते हैं कि हाँ ये अध्यादेश ठीक है। वो अगर एग्री कर देते हैं तब ये अध्यादेश बन जाता है परमानेंट कानून, या फिर अध्यादेश किस में बदल जाता है, कानून में बदल जाता है। लेकिन अगर वो डिसएग्री हो जाए, वो मना कर दें कि नहीं ये कानून हित में नहीं है, तो अध्यादेश को समाप्त भी कर दिया जाता है। और यही बात का फैसला लेने के लिए सत्र के अंदर जो बैठकें होंगी वो अधिकतम 45 दिन तक या 45 डेज तक या 1.5 माह तक हो सकती हैं। तो 1.5 माह के अंदर अंदर इस बात का फैसला ले लिया जाता है कि अध्यादेश को जारी रखना है या समाप्त कर देना है। तो जारी रखने की कंडीशन में वो कानून बन जाएगा, समाप्त करने की कंडीशन में उसके स्थान पर उस जैसा कोई कानून लाया जाएगा सदन के द्वारा। तो आप कह सकते हैं कि एक अध्यादेश की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है, 6 मंथ प्लस 1.5 यानी कि 6 महीने और 1.5 महीने, 7.5 महीने हो सकती है। कितनी, 7.5 महीने हो सकती है। बात समझ में आ गई तुम लोगों को। चलिए, तो पता चला अध्यादेश क्या होता है। तो 239 में यहाँ से यहाँ तक जितनी भी बातचीत हैं वो आप फटाफट से नोट करेंगे। चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, मैं साइड ही हूँ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है साइड होने में ना, तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। 2 ही अनुच्छेद अभी हमारे पास बचे, अनुच्छेद 240 और 241। उनके अंदर क्या बताया है बेटा, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर ये हो चुका है तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। बहुत ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 240 और 241 में आपको बताया है क्या, तो बेटा 240 के अंदर या अनुच्छेद 240 के अंदर आपसे क्या बताया है। तो पहले यहाँ जो रफ हो गया उसको लिख देते हैं, 31 अक्टूबर लिखा हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत। 240 में आपसे क्या बताया है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि संघ शासित क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किसका रहेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही शासन चलाया जाएगा, लेकिन किसके थ्रू, किसके द्वारा, तो उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा। परंतु अगर बात आती है किस बारे में कि हमें संघ शासित क्षेत्र में कोई कानून बनाना है, कोई विधि बनानी है, तब कौन फैसला लेगा या तब कौन विधि बना सकता है, ये क्वेश्चन अगर आए तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 240 या अनुच्छेद 240 में इस बात का पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेश यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी के लिए विधि बनाने का अधिकार, यूनियन टेरिटरी के लिए विधि का मतलब कानून, विधि बनाने की शक्ति किसको होगी, राष्ट्रपति महोदय को होगी। विधि बनाने की शक्ति किसको होगी, राष्ट्रपति को होगी। इस बात को याद रख लीजिएगा, राष्ट्रपति को होगी। बात समझ में आई। मतलब कहने का यह है कि 240 आर्टिकल हमें बताता है कि केंद्र शासित क्षेत्र के लिए कानून का निर्माण ही कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हालांकि वहाँ पर प्रशासक उन्होंने नियुक्त कर रखा है, वो एक अलग बात है। वो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करता है, सारी चीज़ें डायरेक्ट कन्वर्सेशन करता है राष्ट्रपति महोदय के साथ। उसी के साथ आर्टिकल 241 समझेंगे। आर्टिकल 241 में आपको पता चलता है कि प्रत्येक, भाई सीधी सी बात है
कि इन क्षेत्रों में क्या रह रहे होंगे, व्यक्ति तो रहेंगे, और जब व्यक्तियों के बीच में विवाद होगा तो उनकी न्यायिक सुनवाई कहाँ पर की जाएगी या उनकी न्यायिक सुनवाई कहाँ होगी। तो ध्यान रखेंगे कि इनकी न्यायिक सुनवाई या फिर इनकी जो न्यायिक क्षेत्र होगा, न्यायिक क्षेत्र के लिए बनाए जाएंगे उच्च न्यायालय। क्या बनाए जाएंगे? उच्च न्यायालय। और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए संबंधित क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि हमने पढ़ा था जब उच्च न्यायालय, तब आपको बताया था कि हमारे पास 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं, और उन 25 उच्च न्यायालयों में एकमात्र उच्च न्यायालय या एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका खुद का क्या है? उच्च न्यायालय है, खुद का हाई कोर्ट है। तो वो कौन सा है? दिल्ली। मैंने आपको बताया था कब स्थापना हुई? 1966 में, 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जहां पर क्या है? उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 241 में पता चलता है कि प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र के लिए या प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होगा। सर ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हजम क्या नहीं हुई? कि आपने बताया कि एकमात्र यूनियन टेरिटरी जहाँ पर क्या है उच्च न्यायालय, वो है दिल्ली, और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए या केंद्र शासित क्षेत्र के लिए आर्टिकल 241 से पता चला कि एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहाँ पर कोई बात समझ में हमें नहीं आई, तो ध्यान से समझेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने कहा कि एक उच्च न्यायालय होगा किसके लिए? प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के लिए 241 आर्टिकल के तहत। लेकिन कहाँ होगा, इस बात का तो कोई जिक्र नहीं है। तो हर एक केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय है, परंतु अलग अलग है। कहाँ कहाँ है वो अभी यहाँ पर लिस्ट तैयार करते हैं। फिलहाल ये देखिए कि एकमात्र यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्या है उच्च न्यायालय है, वो है दिल्ली। और कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। कहाँ मतलब कब स्थापना हुई इसकी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका उच्च न्यायालय कहीं और अवस्थित है? तो दिल्ली को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो कहाँ अवस्थित है वो देख लेते हैं। दिल्ली का तो दिल्ली में ही अवस्थित है। दिल्ली का कहाँ है? दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में ही है। बहुत जाहिर सी बात है। और दिल्ली के अलावा कोशिश करते हैं कि दूसरे किसी पेन का या दूसरे कलर का यूज करके हम इसको लिख देते हैं। दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में। पुडुचेरी का कहाँ पर है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उच्च न्यायालय आपको याद रखना है क्या? मद्रास में है। कहाँ पर है? मद्रास में है। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मद्रास में। दिल्ली का उच्च न्यायालय दिल्ली में है। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय मद्रास में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव का उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कहाँ पर है? बॉम्बे उच्च न्यायालय या बॉम्बे जो हाई कोर्ट है वही या वहीं पर क्या होती है? सुनवाई होती है दादरा नगर हवेली दमन व दीव के लिए। दिख रहा है ना वहाँ पर? ठीक है। चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? पंजाब और हरियाणा। पंजाब व हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय है कोच्चि में। केरल में पड़ता है एडम्पलमुलम, वहाँ पर स्थित है क्या? लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय। जम्मू और लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय अभी क्या नहीं हुए हैं? तय नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय अभी तय नहीं हुआ है। तो ये जो उच्च न्यायालय मैंने आपको बताए हैं इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनके उच्च न्यायालय के बारे में। दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। पुडुचेरी का उच्च न्यायालय मद्रास में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय कोलकाता में है। दादरा नगर हवेली दमन व दीव का उच्च न्यायालय बॉम्बे में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ही इसकी सुनवाई होती है। चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप का कोच्चि उच्च न्यायालय है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अभी निर्धारित नहीं हुए हैं। और यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेशों के जो उच्च न्यायालय हैं वो
अलग अलग उच्च न्यायालयों के अंदर ही उनकी क्या होती है, सुनवाई होती है। दिल्ली के अंदर ही होती है। दिल्ली का खुद का उच्च न्यायालय है, हमारे पास खुद का है, मतलब दिल्ली वालों के पास खुद का है। और बाकी लोगों के पास वो अलग अलग उच्च न्यायालयों के अंदर अपनी न्यायिक समीक्षाएं करवाते हैं, न्यायिक सुनवाई करवाते हैं। इसी के साथ आर्टिकल 241 यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है और 242 मैं आपको बता ही चुका हूँ ये क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, निरस्त हो चुका है। तो जब 242 निरस्त हो चुका है तो यहीं पर आपको समझना है कि ये केंद्र शासित क्षेत्र से संबंधित जितनी भी कंप्लीट जानकारी थी वो आपके लिए उपलब्ध करा दी गई है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की ये कंप्लीट संघ शासित क्षेत्र की वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या लगा, जो भी है ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं एग्जाम रेल, और यहाँ पर आपको पॉलिटी का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, चाहे किसी भी कंडीशन में कराना पड़ रहा हो लेकिन कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से।